राघव चड्ढा भारत के सबसे वायरल राज्यसभा एमपी हैं। इनकी हर स्पीच इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ट्रेंड करती है। हर क्लिप पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। एयरपोर्ट पे चाय महंगी है, 10 मिनट में डिलीवरी बंद होनी चाहिए, एयरलाइन प्राइसेस कैसे बढ़ा रहे हैं, गिग वर्कर्स की कौन सुन रहा है। जिस तरह से ये हर स्पीच की रील कटवाते हैं, लोग इनको भारत का जोरान ममदानी बोलने लगे हैं। सोशल मीडिया पे तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगले भारत के प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। लेकिन क्या ये सब ऑर्गेनिक प्यार है या फिर ये एक वेल कैलकुलेटेड पीआर स्ट्रेटजी है? आज थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। क्या वो सच में कॉमन मैन के इश्यूज उठा रहे हैं? क्या उनकी स्पीचेस से एक्चुअली कुछ बदला है? और इन सब के बाद पूरी आम आदमी पार्टी राघव पे लोटा पानी लेके चढ़ क्यों गई है? राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते थे जो जनतंत्र से बड़ा नहीं है। वो सवाल तो बीजेपी को सूट करता है। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। कहाँ से चले थे और कहां आ गए? क्यों ये सारे के सारे अरविंद के सिपाही नाराज हैं राघव चड्ढा से? अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हम। अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। सच्चे सिपाही ही। राघव जी, आज आपको ये तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। और राघव चड्ढा धुरंधर के डायलॉग बोल बोल के रील क्यों कटवा रहे हैं? क्योंकि मैं घायल हूँ, इसीलिए घातक। आइए देखते हैं। जब से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटाया है, तब से आम आदमी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम इनको एक्सपोज करने में लगा हुआ है। सबसे बड़ी एलिगेशन उनके ऊपर यह है कि राघव चड्ढा कभी भी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात नहीं करते। उन्होंने हमेशा ऐसे टॉपिक पे बात करी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हैं, जिससे उनकी खुद की पीआर की जा सके, जिसकी रील काटी जा सके। और ये सारी बातें पूरी तरह से गलत नहीं है। पहले समझो कि राघव चड्ढा की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि ये एक पैटर्न है और वो पैटर्न बड़ा क्लियर नजर आता है। स्टेप 1 रहता है कि एक ऐसा टॉपिक चूज करो जो सोशल मीडिया फ्रेंडली हो, जो रिलेटेबल लगे, जो वायरल हो सके। एयरपोर्ट पे चाय समोसा इतना महंगा क्यों मिल रहा है? फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी क्यों हो रही है? यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू क्यों आ रहा है? ये टॉपिक सुनने में लगते हैं कि आम आदमी के इश्यूज हैं। ये टॉपिक इमोशनली कनेक्ट करते हैं और इन टॉपिक्स की बढ़िया रील कट सकती है। स्टेप 2 होता है कि उस टॉपिक पे बड़ी हार्ड हिटिंग सी स्पीच लिखी जाए, जिसमें रील के लिए कुछ पंची लाइंस हो। फिर पार्लियामेंट में एक स्पीच दी जाती है जो लोग देखते ही कहें कि भैया क्या एकदम नब्ज पकड़ ली है टॉपिक की। स्टेप 3 होता है कि फटाफट इस स्पीच की रील काट के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह पे फैला दी जाए। बढ़िया एडिटिंग, इमोशनल म्यूजिक, थंबनेल, कैप्शन, एकदम जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर करता है। और स्टेप 4 ये रहता है कि इसमें टॉपिक्स भी ऐसे लो जिसपे एक्शन पहले से ही प्लान्ड हो। जैसे ही वो एक्शन लिया जाए, झट से जाके क्रेडिट ले लो कि देखा मैंने कैसे दुनिया बदल दी है, मेरे स्पीच के बाद से बदलाव आ गया है, टुगेदर वी हैव वन। और ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम कर रहा था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो थोड़ी सी डिटेल देता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल है उड़ान यात्री कैफे का। राघव चड्ढा ने विंटर सेशन 2024 में पार्लियामेंट में बोला था कि एयरपोर्ट पे चाय 250 की मिलती है और समोसा 350 का मिलता है और पानी की बोतल 100 रुपए की मिलती है। गवर्नमेंट को एयरपोर्ट पे अफोर्डेबल कैंटीन बनानी चाहिए। अब स्पीच वायरल हुई, मिलियंस में व्यूज आ गए और सबने इसको शेयर किया। फिर कोलकाता एयरपोर्ट पे उड़ान यात्री कैफे लॉन्च हुआ, जहां पे चाय 10 रुपए की मिल रही थी। राघव चड्ढा ने फट से ट्वीट कर दिया दैट ग्लैड टू सी सम चेंजेस ब्रूइंग, आई टेक प्राइड इन बीइंग द कैटलिस्ट फॉर दिस चेंज। लेकिन रियलिटी यह है कि उड़ान यात्री कैफे का प्लान गवर्नमेंट पहले से बना रही थी। ये देखो, ये आर्टिकल 10 नवंबर 2024 का है, जिसमें लिखा है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एयरपोर्ट्स पर इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारी कर रही है, जहां पर सस्ते रेट्स में खाने पीने की चीजें मिलेंगी। जबकि राघव चड्ढा ने इसके ऊपर स्पीच दी थी 4 दिसंबर 2024 को। ये रहा उनका खुद का ट्वीट। इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को सरकार ने पहला उड़ान यात्री कैफे अनाउंस कर दिया। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो ऑलरेडी एयरपोर्ट्स के लिए डिजाइन हो रहा था, लेकिन इसकी न्यूज आने से इसके लॉन्च होने के बीच में राघव चड्ढा ने बढ़िया सी स्पीच दे दी। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। और लॉन्च के बाद क्रेडिट भी ले लिया। अब वो हर एयरपोर्ट पे जाके 10 रुपए की चाय पीते और उसका वीडियो बना के डाल देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इसका क्रेडिट किसी को लेना चाहिए तो वो कांग्रेस थी। पी चिदम्बरम ने सितंबर 2024 में इस इशू को रेज कर दिया था और उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट की बात की थी, जहां पर बाद में सबसे पहला उड़ान यात्री कैफे खोला गया। और देखो, आम आदमी पार्टी वाले भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, ये लोग भी बड़े शाणे हैं। आज राघव चड्ढा को इनके लीडर बोल रहे हैं कि चाय समोसे के वाले बेकार टॉपिक उठाता है, लेकिन जब इस पे फेक क्रेडिट मिल रहा था तो बाकायदा अपनी वेबसाइट पे छाप के इसका क्रेडिट ले रहे थे। दूसरा एग्जांपल आता है गिग वर्कर्स का। दिसंबर 2025 में राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में गिग वर्कर्स के बारे में इमोशनल सी स्पीच दी थी। 10 मिनट की डिलीवरी का टॉर्चर बंद होना चाहिए, ये लोग रोबोट्स नहीं है। ये स्पीच भी बड़ी वायरल हुई थी। फिर जनवरी 2026 में ब्लिंकिट ने 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस हटा दिया। चड्ढा ने बोला कि सत्यमेव जयते, टुगेदर वी हैव वन। लेकिन रियलिटी ये है कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 से ड्राफ्ट लेबर लॉज जो थे वो नवंबर 21, 2025 को एनफोर्स हो गए थे। चड्ढा की स्पीच दिसंबर 6 की है
मतलब लॉ पहले ही आ चुका था। लेबर मिनिस्ट्री पहले से ही कंपनीज के साथ डिस्कशन कर रही थी और प्लेटफॉर्म कंपनीज भी सालों से स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे थे। इन्फो एज के फाउंडर संजीव भीखचंदानी, जो जोमेटो में अर्ली इन्वेस्टर है, जिनका ब्लिंकिट चलता है, उन्होंने सीधा बोला था कि राघव चड्डा इज एडिंग नथिंग टू द कॉन्वर्सेशन, जस्ट क्लेमिंग द क्रेडिट एंड ट्राइंग टू जंप ऑन द बैंडवैगन। भीखचंदानी ने बोला कि कंपनी सालों से गवर्नमेंट के साथ इस पे काम कर रही थी। इसके अलावा ये वाला ट्वीट देखो, तो मेरा ही ट्वीट है 23 जुलाई 2024 का, जहां पर मैंने ये लिखा था और उसको 12 लाख लोगों ने देखा था। इसके 2 दिन बाद राघव चड्डा जी ने बिल्कुल सिमिलर सी लाइंस पार्लियामेंट में जाके डिलीवर कर दी और इस पे भी रील कटवा दी। Sir, we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. तो ये सब कुछ एक पैटर्न जैसा दिखता है। टॉपिक ऐसे चूज करो जो ऑलरेडी वायरल हैं, जिनको सॉल्व करने पे काम चल रहा है, इनके ऊपर स्पीच दे दो और जब सोल्यूशन आ जाए तो झट से जाके इसका क्रेडिट ले लो। अब आती है दूसरी बात। राघव चड्डा के टॉपिक सुनने में लगते हैं कि कॉमन मैन के इश्यूज हैं, लेकिन ये सारे वही इश्यूज हैं जो इंस्टाग्राम चलाने वाली जनता से ज्यादा रिलेटेड है। ये सुनो। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। राइट टू हायर, राइट टू फायर, एकदम इंस्टाग्राम रील के लिए दी गई स्पीच लगती है, जिसे सुन के हर टीनेजर खुश हो जाएगा और फट से अपनी स्टोरी पे लगा देगा। इसके बाद ये सुन लो। सर, मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लीगलाइज करने की बात कितने लोगों की ये मांग है? आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पता तक होगा? लेकिन राघव चड्डा की नजरों में ये प्रेसिंग इश्यूज हैं, जबकि राघव चड्डा बड़े जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं उस पे बात करते हुए कम दिखाई देते हैं, खासकर वो इश्यूज जिनको ऑपोजिशन वाले सबसे ज्यादा उठा रहे हो। अब जैसे राघव चड्डा ने एयरपोर्ट का क्या टॉपिक उठाया, चाय समोसे का प्राइस कम करो, भीड़ को अच्छे से मैनेज करो। लेकिन एयरपोर्ट के टॉपिक पे ऑपोजिशन का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? सारे एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करके अडानी को दिए जा रहे हैं। इस पे राघव चड्डा कुछ नहीं बोलते। तो ये देख के लगता है कि राघव की पूरी कोशिश ये रहती है कि वायरल टॉपिक उठाए जाए, लेकिन पॉलिटिकली किसी को अटैक ना किया जाए, क्योंकि वो राज्यसभा में भेजे गए हैं, इलेक्ट होके तो आए नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अपने फ्यूचर के ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं। राघव जिन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु बोलते थे, जिनकी उंगली पकड़ के उन्होंने राजनीति सीखी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु, अपने नेता, जिन्होंने मुझे इस कार्य क्षेत्र में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब वो अरेस्ट हो रहे थे तो राघव चड्डा इस पूरे सीन से गायब थे। कभी बाहर पढ़ने के लिए चले गए, कभी आंखों का इलाज करा रहे थे, कभी विंबलडन जाकर टेनिस का मैच देख रहे थे। अब देखो, आज राघव चड्डा अगर राज्यसभा में है तो वो आम आदमी पार्टी की वजह से ही है। राघव तो खुद बोल चुके हैं कि उनके ऊपर केजरीवाल के बहुत सारे एहसान हैं। उस साधारण से व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़ के चलना अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया, 27 साल की उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जी जो 92 साल के हैं, और मुझे इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी बनाया, और अब लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। काफी कम एज में इन्हें पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनाया गया। फिर 2019 में साउथ दिल्ली सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़वाया गया। राघव चड्डा ये हार भी गए, फिर भी 2020 में एमएलए का इलेक्शन लड़वाया गया। इसके बाद इन्हें दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया, पंजाब इलेक्शन का इंचार्ज बनाया गया, बाद में सीएम भगवंत मान का एडवाइजर बनाया गया, पंजाब के कोटे से ही राज्यसभा भेजा गया, और आम आदमी पार्टी के पास लिमिटेड राज्यसभा सीट्स हैं। तो जिनको भी यहाँ पर भेजा जा रहा है वो सारे लोग आम आदमी पार्टी में काफी खास होंगे, ये तो आप समझ सकते हो। मार्च 2024 में एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल अरेस्ट होते हैं। राघव चड्डा इसके बाद से गायब हो जाते हैं। 71 दिन तक इनका कोई अता पता नहीं रहता, ना कोई स्टेटमेंट आता है, ना कोई इंटरव्यू आता है, ना कोई स्पीच आती है। जबकि आयरनी देखो, केजरीवाल से जेल में मिलने के लिए 3 लोगों का नाम आम आदमी पार्टी ने दिया था, उनमें से एक नाम राघव चड्डा का था। पर राघव चड्डा तो भारत में थे ही नहीं। रीजन दिया गया कि वो लंदन में अपनी आई की सर्जरी करवा रहे हैं। लेकिन लोगों में यह परसेप्शन बन गया कि राघव चड्डा इस डर से लंदन चले गए कि कहीं मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के बाद उनका नंबर ना आ जाए। लेकिन जब फरवरी 2026 आई और केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट ने एक्साइज केस में डिस्चार्ज कर दिया, जो कि आपकी सबसे बड़ी लीगल विक्ट्री थी, तब भी राघव चड्ढा ने इसके बारे में एक ट्वीट भी नहीं करा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, ना जंतर मंतर की रैली में शामिल हुए। और इसके बाद से राघव चड्ढा और पार्टी के बीच की जो रिफ्ट थी वो खुल के सामने आ गई। ये कॉलम 9 नवंबर 2025 में छपा था, जिसमें लिखा है कि केजरीवाल और चड्ढा एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। पहले आपने उनसे पंजाब का चार्ज छीन लिया, फिर पंजाब भवन में जो उनका ऑफिस था उसे बंद कर दिया गया, स्टाफ विड्रॉ कर लिया गया, फिर पंजाब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी वापस ले ली। और अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट टाइम जब राघव चड्ढा ने बीजेपी के अगेंस्ट स्पीच दी थी वो बात अगस्त 2023 की है, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था, और उसके बाद वो 115 दिन तक सस्पेंड रहे थे। और उसके बाद किसी भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर उनकी स्पीचेस नहीं दिखाई देती हैं, और ना ही किसी आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह से वो सपोर्ट देते हुए दिखते हैं। और अब जब आपने ऑफिशियली उनको राज्यसभा डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटा दिया है, तो आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा में नैरेटिव वॉर शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी कह रही कि राघव चड्ढा ने तो
ईसी के अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन पे साइन नहीं किया था, जब ऑपोजिशन वॉकआउट करती थी तो उसमें भी वो सपोर्ट नहीं करते थे और ना कभी किसी भी पार्टी के इशू को हाईलाइट करते थे। राघव चड्ढा ये कहते हैं वीडियो बना के कि उनके अगेंस्ट एक टारगेटेड कैंपेन चलाई जा रही है और ये सारे के सारे एलिगेशन सफेद झूठ हैं। लेकिन राघव चड्ढा जिन इश्यूज को उठाते भी हैं, अगर उनको आप ध्यान से देखोगे तो पता चलता है कि वो बीजेपी पे डायरेक्ट अटैक करने से अब बचते हुए दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज पर फीडबैक देते हैं लेकिन ऑपोजिशन वाली लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, शायद इसलिए। उनका कोई वोटर बेस तो है नहीं, वो कोई मास लीडर भी नहीं है। कल के दिन अगर बीजेपी में इनको जाना पड़े तो वो बोल सकते हैं कि मैं तो कॉमन मैन के साथ हूं, पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं, जो पार्टी टिकट दे देगी मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा। और इसीलिए उनकी पर्सनल ब्रांडिंग किसी भी आइडियोलॉजी की जगह इशू बेस्ड दिखाई देती है। और अगर आपको देखो तो आम आदमी पार्टी फंसी हुई दिखाई देती है। उनके पास राज्यसभा में एक आदमी है जो सुपर पॉपुलर है लेकिन पार्टी के किसी काम का नहीं है। और राघव को डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटाने से परसेप्शन भी अच्छा नहीं बना है, क्योंकि इंस्टा वाले जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हो उसको आप अगर पोस्ट से हटा दो तो ये बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी मेक श्योर कर रही है कि राघव चड्ढा की सॉफ्ट पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर दे और उनको ट्रेटर का टैग दे दिया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि सडनली उनके अगेंस्ट बहुत सारे ट्वीट्स और रील डाले जा रहे हैं। सारे के सारे आप वाले लोटा पानी लेके राघव पे चढ़ गए और सबकी ऑलमोस्ट सेम स्क्रिप्ट दिखाई देती है। सब के सब खुद को अरविंद का सिपाही बता रहे हैं। वैसे अगर आप कभी ध्यान दो तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स को बोलते हुए सुनना ऐसा लगता है कि मोहल्ले की आंटियों की तरह बात कर रहे हैं। मतलब एक्विजिशन भी लगाते हैं लेकिन मीठे मीठे अंदाज में राघव भाई करके बात करते हैं। और इन सब के बीच में राघव की वाइफ को भी इसमें ड्रैग किया जा रहा है। तो बेसिकली ये मैटर काफी अगली बन चुका है। वैसे मैंने नोटिस करा है कि आम आदमी पार्टी में एम्बिशियस लीडर्स के लिए ज्यादा जगह बनाना बहुत मुश्किल रहता है। जब से पार्टी बनी है आप देख लो कितने सारे लोग इनके साथ थे और एक एक करके सारे चले गए। और आप वालों के साथ राज्यसभा सीट का भी हमेशा से कचरा होता रहा है। कुमार विश्वास को सीट नहीं दी थी तो तब बवाल हो गया था। फिर स्वाति मालीवाल को भेज दिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और अब राघव चड्ढा को भेजा है तो उन्होंने पार्टी इश्यूज को छोड़ के अपनी रील कटवानी शुरू कर दी। तो राज्यसभा में जिस तरह से टीएमसी, एसपी ये सब पार्टीज ऑपरेट करती हैं, इस तरह से आम आदमी पार्टी कभी अपना स्पेस क्रिएट ही नहीं कर पाई और उसका मेन रीजन उनका कैंडिडेट सिलेक्शन रहा। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि राघव भले वो इश्यूज उठाते हैं जो बहुत कम लोग फेस करते हैं, लेकिन बंदा इश्यूज उठाता तो है, रील कटवाता है, अपनी पर्सनल ब्रांड बनाता है, लेकिन कम से कम मुद्दों को कॉन्वर्सेशन में तो लाता है। बाकी एमपी क्या कर रहे हैं? आधे तो राज्यसभा जाते नहीं है। सेलिब्रिटीज एमपीज तो आधे टाइम घर बैठे रहते हैं। तो जो लोग राघव में प्रॉब्लम बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? उनके इशू सोशल मीडिया वाले हैं जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, उनका वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। मतलब कंटेंट क्रिएटर की तरह सोचते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब वाले लोग वीडियो बनाते हैं। अगर इतनी सी बात है तो भाई राघव में जो प्रॉब्लम है वो कोई और एमपी दूर कर दे, रियल इश्यूज उठा ले, उनको सॉल्व करने के लिए एंड तक लड़े। लेकिन कोई और ये करता दिखाई तो नहीं दे रहा है ना। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दैट वी नीड मोर देन 100 राघव्स इन पार्लियामेंट। और रही बात इनके फ्यूचर की, तो इंस्टाग्राम पर इनके बहुत सारे फैन हैं जो ये कह रहे हैं कि सर अपनी पार्टी बना लो। दिशा पटानी की सिस्टर खुशबू पटानी ने भी ऐसा कमेंट किया है, जो कि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि रील बना के वायरल होने में और ग्राउंड पे रह के पॉलिटिक्स करने में जमीन और आसमान का अंतर है। और मुझे ऐसा लगता है कि राघव एक मास लीडर तो अभी नहीं है, लेकिन स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, कोई कंट्रोवर्शियल बैगेज नहीं, और सबसे बड़ी बात अभी काफी यंग है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी पार्टी में जाएंगे उनके लिए एक वैल्यूएबल असेट बनेंगे। और खुद राघव भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने ऑप्शंस को अभी ओपन रखा हुआ है। बाकी रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही राघव अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे थे, लेकिन उनको डेप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटा के ऐसे अटैक करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे आपको कुछ गेन नहीं हुआ, बस एक और एनिमी इनके लिए तैयार हो गया। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।